हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर सॉलिड स्टेट का। हम लोग पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को देख रहे थे और हमने कहा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर सबस्टांस को आप 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। डायामैग्नेटिक सबस्टांस, पारामैग्नेटिक सबस्टांस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस एंड फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस, जिसमें लास्ट क्लास में हमने डायामैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक के बारे में बताया था। डायामैग्नेटिक सबस्टांस वो है जिसको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है, वीक रिपल्सन होता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज फाउंड टू बी 0। पारामैग्नेटिक सबस्टांस भी पढ़े थे हम लोग। पारामैग्नेटिक सबस्टांस वो हैं which are attracted by the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जो पदार्थ मैग्नेट में सटेगा वो पारामैग्नेटिक है, और ये प्रॉपर्टी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण होते हैं। सेम स्पिन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये पारामैग्नेटिक कैरेक्टर कितना ज़्यादा है या कम, इसको मेज़र करने के लिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकाला जाता है, जिसका फार्मूला लिखे थे म्यू। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं हम लोग। म्यू बराबर √n × n+2, जहाँ पर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गिनती है, और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट लिखे थे Bm, जिसका फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटोन। लेकिन ये पारामैग्नेटिक सबस्टांस जो है तभी तक मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये एक टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। लेकिन ठीक इसका उल्टा फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंट है। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में भी मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने पर भी वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है इसमें। देखिए, पारामैग्नेटिक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण है और फेरोमैग्नेटिक भी अनपेयर्ड के कारण है। लेकिन फ़र्क क्या है? पारामैग्नेटिक एक टेम्परेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर है, जबकि फेरोमैग्नेटिज्म एक परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। या इसको समझ में नहीं आए तो ऐसे सोचिए कि जिस सॉलिड का हम मैग्नेट बना सकते हैं, जिसका मैग्नेट बन जाएगा, वो फेरोमैग्नेटिक है। जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर लिखा है आयरन, निकेल, कोबाल्ट। लेकिन जो पदार्थ मैग्नेट में सटता तो है लेकिन उसका हम मैग्नेट नहीं बना सकते, वो पारामैग्नेटिक है। माने मैग्नेट आएगा तो सट जाएगा, रिस्पॉन्ड करेगा कि हम भी मैग्नेटिक कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन मैग्नेट हट गया तो बस वो एक छोटा सा टुकड़ा है, उसको मैग्नेटिज्म से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, परमानेंट है, हमेशा मैग्नेटिक कैरेक्टर उसमें मेंटेन होता है। तो जैसे आप ऐसे समझिए, दो पदार्थ है, ये मैग्नेट में तो सटता है, मान लीजिए ये मैग्नेट में सट जाएगा, लेकिन इसका खुद आप मैग्नेट नहीं बना सकते, तो ये पारामैग्नेटिक। और ये दूसरा पदार्थ जो मैग्नेट में भी सटता है और इसका हम चाहें तो मैग्नेट भी बना सकते हैं, तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण है, लेकिन डिफरेंस है कि पारामैग्नेटिक एक टेम्पररी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तीसरा है एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। आपने देखा मैग्नेटिक कैरेक्टर होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए,
पैरामैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड था और फेरोमैग्नेटिक में भी। लेकिन ये एंटी फेरोमैग्नेटिक में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होता। वैसे पदार्थ which have large number of unpaired electron but they have no magnetic character, या कहिए कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। देखिए, ऐसा हम मानते हैं कि इसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ क्लॉकवाइज स्पिन के हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के, और जितना इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में है अनपेयर्ड, उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज 1 2 3 और एंटी क्लॉकवाइज भी 1 2 3। तो जब इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो तो भले ही उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है, और इस तरह के सबस्टांस को हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहेंगे। और लास्ट टाइप है फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस। इसमें भी बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत कम, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू बहुत ही स्मॉल, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से मैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सपेक्टेड टू हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर। चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन इसमें बट देयर मैग्नेटिक मोमेंट आर फाउंड टू बी वेरी स्मॉल, बहुत कम। एक्चुअली इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ क्लॉकवाइज हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों की गिनती बराबर नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 है, एंटी क्लॉकवाइज में 2 है। तो ये जो दोनों में डिफरेंस है उसके वजह से थोड़ा बहुत मैग्नेटिक कैरेक्टर उसमें होगा। तो ये थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर सबस्टांस के 5 टाइप्स, और हम लोग के सिलेबस में जो दिया हुआ है वो इतना ही है। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जो सिलेबस में है उसके बेसिस पर। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन लिखते हैं। A compound HCP structure a compound form HCP structure. A compound form HCP structure.
what is the total number of voids, what is the total number of voids in .5 mole of this compound? This compound. देखिए, एक कंपाउंड है, उसका लैटिस HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो उसका कहना है कि अगर इस कंपाउंड का हम 0.5 मोल लें तो उस क्रिस्टल में उसका एक टुकड़ा लिए जिसका अमाउंट कितना है 0.5 मोल, उसमें टोटल वॉइड्स माने टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दोनों का जोड़, टोटल वॉइड्स इसमें कितने होंगे ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर कि इस कंपाउंड के 0.5 मोल में टोटल एटम्स या कहो स्फीयर्स कितने हैं। नंबर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ स्फीयर्स। स्फीयर से मतलब है एटम हो या मॉलिक्यूल जो भी है या आयन इन number of spheres in 0.5 mole compound, .5 into 6.02 into 10⁻23 मोल को एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे तो नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल निकलता है। मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ स्फीयर से मतलब है वो एटम है या मॉलिक्यूल जो भी है उस 0.5 मोल में कितने होंगे, तो एवोगाड्रो नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कंपाउंड में इतने स्फीयर्स हैं, एटम है या मॉलिक्यूल जो भी है, तो इसका मतलब इतने स्फीयर क्लोज पैकिंग में हैं। So, number of spheres in close packing इतना ही होगा, क्योंकि कंपाउंड लिया है 0.5 मोल और 0.5 मोल में इतने एटम या मॉलिक्यूल हैं। अब हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी क्रिस्टल में नंबर ऑफ स्फीयर क्लोज पैकिंग का n हो तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड n के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे देन नंबर ऑफ octahedral voids कितना होगा, जितना स्फीयर क्लोज पैकिंग में है octahedral voids उतने ही होंगे। एंड
number of tetrahedral voids इसका डबल होगा 2 into 3.01 into 10 to the power 23 बराबर 6.02 into 10 to the power 23. Hence, total voids will be, ये हुआ आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल वॉइड आ जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। A compound formed from elements M and N. M and N. The atoms of element N form CCP lattice. CCP lattice and atoms of M and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. Tetrahedral voids. What is the formula of compound? What is the formula of compound? एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट्स से मिलकर बना है। एक एलिमेंट है M और दूसरा है N। इसमें जो एलिमेंट N है उसका एटम CCP लैटिस फॉर्म कर रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जबकि एटम्स ऑफ एलिमेंट M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग पहले भी इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं और हमने आपको कहा था कि जब भी क्वेश्चन में फॉर्मूला निकालने कहे और उसमें वॉइड्स के बारे में दिया रहे, कुछ भी दे, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिन एटम का क्लोज पैकिंग हुआ है उसकी गिनती को x मान लेना है। तो यहाँ पर कह रहा है एलिमेंट N का एटम
सीसीपी फॉर्म कर रहा है, क्लोज पैकिंग एन का है। सीसीपी माने क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्लोज वर्ड है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एन का हुआ है। तो हम मान लेंगे जो एलिमेंट एन का एटम कितना है सॉलिड के अंदर, एक्स। इसका सॉल्यूशन नीचे लिखिएगा, लेट नंबर ऑफ एन एटम n atoms in CCP is x, then number of tetrahedral voids will be 2x। हम लोग पढ़े हैं जितने एटम क्लोज पैकिंग में रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड उतना ही बनेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहता है m का एटम। सो नंबर ऑफ m एटम्स, अगर सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में m का एटम रहता तो m के एटम की गिनती 2x होता, क्योंकि वॉइड 2x है। कुर्सी अगर 2x है, सारे कुर्सी में आदमी बैठ जाए तो आदमी की गिनती भी 2x होगा, लेकिन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं है। कितना में है? तो जितना टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका 1/3, तो ये m के एटम्स की गिनती निकल जाएगा 2x/3। इसलिए जो रेशियो होगा दोनों एटम का m और n का, m हो गया 2x/3 और n हो गया x। कॉमन चीज़ हटा देंगे तो 2/3 और 1। होल नंबर बनाने के लिए दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:3। तो m और n एटम्स का रेशियो है। सो फार्मूला विल बी M2n3। जिस कंपाउंड के बारे में फार्मूला पूछा गया है उस कंपाउंड का फार्मूला होगा M2n3। आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। होमवर्क फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1.16, 1.19, 1.24 and 1.20, 1.24 and 1.25। ये सभी क्वेश्चन आपको बना लेने हैं। इसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वो हम लोग क्लास खुलने पर उसको
मौका देंगे पूछने का, ताकि हम उसको बना सकें। इस बीच भी कुछ का हम सॉल्यूशन भी आपको आगे के लेक्चर में इनमें से कुछ का सॉल्यूशन भी आपको देंगे। उसके अलावे भी समझने में दिक्कत हो तो उसको हम बताएंगे। ये था 12 का चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट। एनसीईआरटी के लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोग टच कर चुके हैं, लेकिन आप अदर बुक से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जो ये अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करने की ज़रूरत है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो है ही, लेकिन ये जो लेक्चर का सीरीज़ हमने शुरू किया है इसमें हम लोगों का मेन फोकस है 12 का बोर्ड एग्ज़ाम, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग डेविएट होना नहीं चाहते। आप देख ही रहे हैं कितना जल्दी हम लोगों ने सॉलिड स्टेट को ख़त्म किया, क्योंकि टाइम कम है और उसमें सिलेबस भी पूरा होना है। सामने बहुत सारे क्लासेस डिस्टर्ब भी होंगे लॉकडाउन खुलने के बाद भी। कभी आपको बकरीद आएगा, कभी आपको दुर्गा पूजा दशहरा आएगा, कभी दिवाली आएगा, तो इसलिए हम लोगों का स्पीड कम होना नहीं चाहिए। तो कुछ हम करें, कुछ आप करें, कुछ का सॉल्यूशन हम दें, उसके अलावे भी दिक्कत होगा तो क्लास खुलने पर हम उसको मेंशन करेंगे। अब हम लोग इसमें 12 का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगले क्लास से। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।